हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मक्का में लगने वाले मृद रोमिल आसिता या फिर डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर धान में लगने वाले सभी डिजीज, इसके अलावा विल्ट ऑफ अरहर और बैंगन में लगने वाला जो छोटी पत्ती रोग है, इसके अलावा मक्का में लगने वाला स्टाल्क रॉट डिजीज है, इन सब के वीडियो अपलोडेड हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो यह मक्का की मृद रोमिल आसिता या फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, इसको कवक के द्वारा या फंजाई के द्वारा काज किया जाता है और फंजाई की बहुत सारी जातियां इस डिजीज़ को काज करती हैं और अलग अलग जातियां अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की मृद रोमिल आसिताएँ भी देखने को मिलती हैं। जैसे कवक की कुछ जातियां यहाँ पर दी गई हैं, जैसे आपकी जाति है स्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस, जिसको अब पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरी है स्क्लेरोस्पोरा मेडिस, जिसको पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा मेडिस के नाम से जाना जाता है। स्क्लेरोस्पोरा सोरघाई, जिसको अब पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सोरघाई के नाम से जाना जाता है। अगली है स्क्लेरोस्पोरा सैकेराई, जिसको अब पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सैकेराई के नाम से जाना जाता है। अगली है स्क्लेरोप्थोरा रेसी वैरायटी जेई, और इसके अलावा अगली है पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा हेट्रोपोगान। ये जो नई स्पीसीज है पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा हेट्रोपोगान, ये राजस्थान में पाई गई है। इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो डेंजरस या सीवियर इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें स्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस या पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस के द्वारा काज किया जाता है। इसके अलावा आपके स्क्लेरोस्पोरा या फिर पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सोरघाई के जो कि सीवियर इन्फेक्शन काज करता है। इसके अलावा जो पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सैकेराई है, इसके द्वारा भी काफ़ी डेंजरस इन्फेक्शन काज किया जाता है। और लास्ट है आपके स्क्लेरोप्थोरा रेसी वैरायटी जेई, इसके द्वारा भी काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन काज किया जाता है। अब इसके बाद इसमें जो डाउनी मिल्ड्यू है ये कई प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि पैथोजन अलग अलग हैं, तो अलग अलग प्रकार की उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस कारण से अलग अलग प्रकार की डाउनी मिल्ड्यूज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू आज हम देखेंगे, ये आपके वाइट स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू है। इसके सिम्टम्स या लक्षण को हम देख लेते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके फील्ड में वाइट स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू लगी हुई है। इस रोग के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो पत्तियों पर लंबाई में लंबी लंबी वहाँ पर धारियाँ पाई जाती हैं इस प्रकार से, और कुछ ये चौड़ी होती हैं और वहाँ पर जो धारियाँ बनती हैं वो हरिमाहीन यानी क्लोरोसिस होती हैं, अर्थात वहाँ पर जो पत्ती का सामान्य हरा रंग है वो हरा नहीं होता है। द्वितीयक जो संक्रमण होता है उसमें जो धारियाँ बनती हैं वो कुछ छोटी होती हैं और वो कुछ नैरो या संकीर्ण होती हैं, यानी कुछ वो पतली पाई जाती हैं। ज़्यादा चौड़ी धारियाँ जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसमें नहीं बनती हैं। इसमें जो प्रारंभिक अवस्था में धारियाँ बनती हैं वो पीत सफ़ेद यानी हल्का येलोइश वाइट कलर में दिखाई देती हैं, या फिर कुछ सफ़ेद रंग में दिखाई देती हैं, जो कि लगभग 3 सप्ताह बाद कम से कम वो भूरे रंग में बदल जाती हैं। 3 सप्ताह बाद एकदम उनका जो कलर होगा वाइट स्ट्राइप या फिर जो येलोइश वाइट स्ट्राइप बन रही हैं वो फिर ब्राउन कलर में चेंज हो जाती हैं। इसके बाद जो पत्तियों का संक्रमित क्षेत्र होता है वो प्रायः प्रकुंचित हो जाता है, यानी वो सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये आपके जो न्यू लीफ होती हैं वहाँ पर ज़्यादा इस प्रकार से सिकुड़न पाई जाती है, यानी जो नई पत्तियां निकलती हैं वो सिकुड़ी हुई थोड़ा बहुत दिखाई पड़ती हैं। और पत्तियों की दोनों सतहों पर कवक की सफ़ेद रोमिल वृद्धि भी देखी जा सकती है, यानी जो कवक
कि जो सफ़ेद रोमिल वृत्त यानी जो कवक जाल है वो वाइट पत्तियों के ऊपर दोनों तरफ दिखाई दे सकता है, जो पत्ती की अपर सरफेस है और जो पत्ती की लोअर सरफेस है दोनों पर दिखाई दे सकता है। इसके बाद इसमें जो इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में कुछ आपके जैसे गंगा 3 किस्म है, इसमें नर मंजरी पर छोटे आकार की सफ़ेद या पीली धारियों युक्त पत्तियां विकसित होना प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ पर ईयर्स देख रहे होंगे तो इसमें जो नर पुष्प या टसेल्स हैं वहाँ पर छोटी छोटी लीफ दिखाई देती हैं और ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इन पर सफ़ेद या पीली धारियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो नर मंजरी के अलावा जो भुट्टे होते हैं वहाँ पर भी कचस्थ कलिकाओं का जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि कोई भी अंग अगर पूर्ण वृद्धि कर लेता है तो उसके बाद भी वहाँ पर नई संरचनाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार के वहाँ पर कलिकाएं छोटी छोटी देखी जा सकती हैं जो भुट्टे होते हैं उसके ऊपर भी। अब इसके बाद हम ईटियोलॉजी या रोग हेतु की देख लेते हैं। इसका जो पैथोजन है पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा सैकेराई के द्वारा ये डिजीज़ काज किया जाता है। अब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। किंगडम इसका माइकोटा है, डिवीज़न यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास ओमाइसिटीज़ है, ऑर्डर इसका पेरिनोस्पोरेल्स है, फैमिली इसकी पेरिनोस्पोरेसी है, जीनस इसका पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा और स्पीशीज इसकी सैकेराई। अब इसके बाद ये जो कवक होता है इसके कोनेडियम धर या कोनेडियोफोर का जो फॉर्मेशन होता है वो पर्णरंध्रों यानी स्टोमेटा के द्वारा अकेले निकलते हैं या फिर 2 हो सकते हैं या फिर कभी कभी ये 3 के समूह में बाहर निकलते हैं। इनकी कोई एक भी संख्या हो सकती, 2 भी हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। समूह में भी ये जहाँ भी स्टोमेटा होता है वहीं से ये निकलते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार से इनका जो कोनेडियम धर होता है ये मोटी भित्ति युक्त होता है, अर्थात मोटी भित्ति का बना हुआ होता है। साथ ही साथ इसमें 1 या 2 सेप्टा या पट पाए जाते हैं। यहाँ पर 1 और 2 सेप्टा दिखाई दे रहे होंगे तो 2 सेप्टेट यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा इनका जो आकार होता है वो वेज रूपी होता है, यानी वेज का मतलब होता है वी शेप में पाया जाता है। अगर इसको देखोगे तो नीचे की तरफ ये सकरा होता है और ऊपर की तरफ जो ऊपरी भाग है वो आगे की तरफ क्रमशः चौड़ा दिखाई देने लगता है। इसके जो सिरे पर लगभग 2 या 3 या कभी कभी वहाँ पर 4 द्विभाजी रूप में वहाँ पर शाखाएँ भी निकलती हैं। यहाँ पर शाखाएं निकली हुई दिखाई दे रही होंगी तो ये कभी कभी 2, 3 या फिर कभी कभी 4 भी शाखाएं इसमें दिखाई दे सकती हैं और ये काफ़ी छोटा होता, मजबूत संरचनाएं होती हैं और ये काफ़ी स्थूल यानी बल्कि टाइप का या मैस्यू टाइप का होता है, यानी काफ़ी भारी भरकम उस प्रकार से दिखाई देता है, मोटा काफ़ी दिखाई देता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी जो लंबाई है ताइवान में लगभग 160 से 170 माइक्रोमीटर देखी गई है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो शाखाओं सहित यानी इसकी ये पूरी की जो लंबाई है ये 132 से लेकर के 261 माइक्रोमीटर तक पाई जाती है। अब इसमें जो कोनेडियम धर व शाखन प्रारंभ होने वाले बिंदु पर अधिकतम जो चौड़ाई होती है वो 24 से 30 माइक्रोमीटर होती है, यानी यहाँ की चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो ये लगभग 24 से 30 माइक्रोमीटर है तथा अंतिम शाखा में 1 या फिर 2 सुंडाकार प्रांगुल या फिर स्टेरिगमाटा बनते हैं। यहाँ पर ये स्टेरिगमाटा का फिगर ये वाला दिया गया है, इसको थोड़ा क्लियर कर लें। अब यहाँ पर देखोगे तो ये स्टेरिगमाटा यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको हम प्रांगुल या फिर स्टेरिगमाटा बनते हैं, ये सुंडाकार आकृति में बनते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 12 से लेकर के 27 माइक्रोमीटर तक पाई जाती है, यानी कि ये लंबाई की बात करें तो ये 12 से लेकर के 27 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलती है। अब इन्हीं के ऊपर
यहाँ पर कुनेडिया ये बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे इसके कुनेडिया इसी स्टेरिगमाटा के ऊपर बनते हैं। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अंडधानी बनती है। अंडधानी जो इनकी होती है वो रक्ताभ भूरी यानी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। साथ ही साथ यह अनियमित दीर्घ वृत्ताकार इस प्रकार की भी हो सकती है, अनियमित आकार की भी देखने को मिलती है। और ये माप में 55 से 73 माइक्रोमीटर इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 49 से लेकर के 58 माइक्रोमीटर तक होती है। इनकी जो भित्ति होती है वो 3 से लेकर के 4.5 म्यू माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर मोटी होती है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जो मक्का की फसल होती है उस पर जो ऊस्पोर हैं यानी निषिक्तांड हैं वो नहीं बनते हैं, लेकिन वहीं पर जो गन्ने की फसल होती है उस पर लगभग 40 से 50 माइक्रोमीटर के ऊस्पोर देखे गए हैं बनते हुए, लेकिन मक्का की फसल पर अभी तक इस प्रकार के ऊस्पोर नहीं पाए गए हैं। अब इसमें जो कुनेडियम और जो यहाँ पर ऊस्पोर हैं इनमें अंकुरण जनन नलिका द्वारा होता है, अर्थात वो जनन नलिका बनाते हैं। जो भी ऊस्पोर हैं ये जर्म ट्यूब बना करके इस प्रकार से जर्मिनेशन करते हैं। तो इनकी जो जनन नलिकाएं होती हैं वो हायालाइन होती हैं यानी ट्रांसपेरेंट होती हैं। साथ ही साथ इसमें कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता है, पटहीन होती हैं। और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 3.8 माइक्रोमीटर होती है। अब इसके बाद हम डिजीज साइकिल या रोग चक्र देख लेते हैं। इसमें जो पैथोजन होता है वो मक्का की फसल के अवशेषों पर ऊस्पोर द्वारा उत्तरजीवित रहता है, यानी जो इसके निषिक्तांड या ऊस्पोर होते हैं ये फसल अवशेष पर पाए जाते हैं, जो कि आगे चल करके यही फिर अंकुरण करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इनके जो कवक होते हैं वो बीज जनित भी होते हैं, बीजों के ऊपर पाए जाते हैं और अगली फसल में वहाँ से भी इनका इन्फेक्शन देखने को फसल पर मिल सकता है। साथ ही साथ इनके जो रोगजनक होते हैं या पैथोजन होते हैं वो घास परपोषी जैसे मक्चरी घास है जिसको यूग्लिना मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर। इसके अलावा जो गामा घास है जिसको ट्रिप्सेकम डैक्टिलाइट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गन्ने की फसल जिसको सैकेनम ऑप्सिनेरम है इनके ऊपर पाए जाते हैं। और वहाँ से फिर ये पैथोजन जो मक्के की फसल होती है वहाँ पर पहुँच करके इन्फेक्शन करते हैं। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस या अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए इसको देख लेते हैं। जो कुनेडियम बन रहे हैं उनके बनने एवं अंकुरण के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो उस कंडीशन में कुनेडिया का अंकुरण भी आसानी से हो सकता है और साथ ही साथ कुनेडिया वहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जो कुनेडिया हैं ये 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे और 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर नहीं बन पाते हैं। अगर 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है और 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो इस कंडीशन में कुनेडिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इसके बाद हम डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध की बात कर लेते हैं कि आप डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपकी फसल में हो गया है तब, या फिर आपके फसल में जो पूर्ववर्ती फसल हुई है उसमें हुआ है। आप कैसे रोग को कंट्रोल करेंगे तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स में अपना सकते हैं। अगर आपकी फसल में पहले से रोग हुआ है तो आप आने वाली फसल में कैसे रोग को रोक सकते हैं उसके लिए आपको करना होगा पहला उपाय डिस्ट्रॉय डिजीज्ड क्रॉप रेसिड्यू, यानी जो रोगग्रस्त फसल अवशेष है उसको आपको नष्ट कर देना है। इसके अलावा आप अर्ली सोइंग कर सकते हैं, यानी मक्का की जो बुआई है मानसून आने से लगभग एक पखवाड़ा या एक फोरनाइट पहले करनी होती है।
जिससे नमी की कमी अगर वहाँ पर कम हो तो उस समय रोग होने की संभावनाएं कम होती हैं। इसके अलावा आप रोगोइंग कर सकते हैं, अर्थात जो भी संक्रमित पौधे दिखाई दे रहे हैं फील्ड में तो उसको आप उखाड़ करके जला दीजिए या फिर नष्ट कर दीजिए, जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो सके। इसके अलावा आप ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटीज़ या फिर टॉलरेंट वैरायटी उगा सकते हैं। जो रोग प्रतिरोधी किस्में या फिर रोग से सहनशील किस्में हैं आप उनको उगा सकते हैं। जैसे गंगा सफ़ेद 2 है, गंगा 101, रंजीत, डेक्कन, ताइवान DMR, कंपोजिट 2, पूसा अरुण, पूसा कंपोजिट 1, पूसा कंपोजिट 2, पूसा कंपोजिट 4, इन किस्मों को आप उगा सकते हैं। साथ ही साथ सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट्स आप मेटालैक्सिल M के द्वारा कर सकते हैं, साथ ही साथ रीडोमिल के द्वारा भी कर सकते हैं। रीडोमिल 25, इसको दोनों दवाओं के द्वारा आप 0.1% का घोल बना करके बीजों को उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूरेटिव मीजर्स में जब आपकी फसल में रोग हो जाए तो उस समय आपको क्या करना है, 2 से 3 स्प्रे करना है डाइथेनम 45 के लगभग 0.3% का घोल बना करके फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर देना है, जिससे रोग काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।